हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 2024 की पीवाईक्यू को और 2024 की मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू को एक एक करके क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि पहले खंड को सॉल्व करेंगे, फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आपके ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया अभाज्य गुणनखंड विधि से 2520 और 10530 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे लसअ और मसअ पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है, ध्यान दो। सबसे पहले आपको निकालना है एलसीएम और निकालने हैं एचसीएफ। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे पहले सॉल्व करिए। ये किससे कटने वाली संख्याएं हैं? ये पहले 2 से कटेंगे। अंतिम की संख्याएं अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, मतलब ऐसी संख्याएं हो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये किससे विभाजित होंगे? 2 से, तो काटिए 2 1 का 9 और 2 दूनी 4, 2 छंगे 12 और यहाँ पर 0 आ गया। फिर इसके बाद 2 से कटेगा 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 0, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 1 का 2 और 2 25 10। अब ये संख्याएं देख रहे हो, ये 2 से नहीं कटेंगे। अंतिम की संख्याएं विषम संख्याएं, मतलब 2 से नहीं कटेंगे, 3 से। 3 1 का 3, 3 25 15। फिर इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 25 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 1 का 5, फिर 7 1 का 7। अब इसी को आप लिख लीजिए एक गुणनखंड के रूप में, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या है? अभी आप गुणनखंड के रूप में रख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराना बताता हूं। ध्यान दीजिए, अब इसी प्रकार से आपको क्या सॉल्व करना है? 10530 का। अब 10530 का सबसे पहले ये 2 से काटिए और 2 से काटेंगे तो 2 25 10, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 और 2 25 10। अब ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगे। अब ये 3 से विभाजित होंगे, 3 से काटिए, 3 1 का 3 और इसके पास कितना बचा? ये 22 हो गया, 3 7 21, 3 8 24 और 3, देखिए फिर से काटिए, आप ध्यान से दीजिए, 17, 3 25 15, 3 25 15, यहाँ पर 3 25 15, 3 25 15, ये आपके आ गए। फिर इसके बाद आपको फिर 3 से काटना है। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से काटने वाली संख्या कैसे मिलाएंगे? 5 5 10 और 10 8 18, मतलब 3 से कट जाएंगे। ये किससे? 3 25 15, फिर उसके बाद 3 8 24 और 3 25 15। अब इसके बाद फिर 3 से काटिए, 3 1 3, फिर उसके बाद 3 9 27, 3 25 15। अब फिर देखिए ये कटता है, 3 से कट जाएगा, 3 5 18 और फिर इसके बाद 3 25 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 13 25 65 हो जाएगा, फिर 13 1 13। अब इन गुणनखंडों को यहाँ पर लिख लो सीधे सीधे। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब कितनी बार है? 4 बार 3 है। फिर उसके बाद 5 गुणे 13। अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए ध्यान दो, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमन वाले पोर्शन को लेते हैं, दोनों में जो कॉमन हो। 2 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है, फिर 1 3 कॉमन है और 5 5 कॉमन है। इसको आप लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और ये आपका एचसीएफ निकल के आएगा 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 25 90, 90 आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। फिर इसी प्रकार से अब एलसीएम को निकालेंगे। एलसीएम में जो कॉमन चीज लिए थे आप कॉमन रहने दीजिए। ध्यान दीजिए कि कितने बच्चे हुए यहाँ पर? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये आप एचसीएफ वाले पोर्शन को लिख लीजिए और जो बच्चे हुए हैं उसको लिख लीजिए। कितने बच्चे हैं? 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3, फिर उसके बाद 7 गुणे 13। अब इसका एलसीएम यदि आप पूरे का कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर आएगा 29 48 40। ये आपके क्या होंगे? आंसर होंगे। दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि
दो कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, पिछले वीडियो में हमें मिला था उसमें आपको सॉल्व कराए थे कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्याएं है कि नहीं, इसे सिद्ध करना है। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसी संख्याएं आए आपको क्वेश्चन में, ये आपके फिक्सिंग वाले नंबर हैं, मतलब ये आपकी पेपर में जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कॉन्सेप्ट लगाना। अगर आपसे कहा जाए ये परिमेय संख्याएं सिद्ध कीजिए, तो सबसे पहले मान लीजिए, माना एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। आप मान लीजिए, माना 2 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसे मान लेते हैं तो आप जानते हैं कि P/Q के रूप में रहता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर रहना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। आप अतः ऐसे लिख सकते हो 2 कड़ी में 3 बराबर A/B। अब आप लिख दीजिए कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का यदि वर्ग करते हैं तो आएगा 2 कड़ी में 3 का वर्ग और A/B का वर्ग। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4 गुणे 3 बराबर A²/B², 4 से 12 बराबर A²/B², ये गुणे के रूप में, भाग के रूप में, मतलब B² बराबर A²/12। अब ये 12 A को पूर्णतः विभाजित कर दे रहे हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, अतः 12 A² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है। अतः यह संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जो एक एक करके क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजाएं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर AE/AC। अब आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले आपको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइप से ही रहेंगे, कॉन्सेप्ट ही रहेंगे, बल्कि वहां पर ये आपके नंबर्स बदल दिए जाएंगे। आपके देखिए, जैसे यहाँ पर लिखे गए हैं AB लिखे गए हैं, ABC लिखे गए हैं, वहां पर आपसे दिया जाएगा कि PQR। अब ऐसे आपको त्रिभुजों की संख्या बदल दी जाएंगी, ध्यान दिए रहना। शायद वहां पर 2 त्रिभुज दिए जाए या 3 त्रिभुज दिए जाएं, लेकिन आपको सॉल्व करना है यही मेथड से। ध्यान दीजिए, आपको कहा गया है एक त्रिभुज है, सबसे पहले आप क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज का नामकरण कर दीजिए। यहाँ पर A लिखिए, यहाँ पर B लिखिए, यहाँ पर C लिखिए। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है जो DE है वो प्रतिच्छेदित कर रही है, किसको प्रतिच्छेदित कर रही है भाई, त्रिभुज को, और तथा भुजा BC के समानांतर है, मतलब ये BC जो भुजा है इसके समानांतर है। सपोज करिए कि एक हम रेखा खंड खींच रहे हैं, इसका नाम D है, इसका नाम E है, और ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। किसको प्रतिच्छेदित कर रही है भाई, ये आपकी एक त्रिभुज को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि भाई जो DE है AB के अनुपात के बराबर है और जो AE है AC के अनुपात के बराबर है, और दोनों रेखाएं समानांतर है कि नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले एक ही कॉन्सेप्ट बनाना है, जो जो आपको दिया रहेगा वही आपको लिखने हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। आपको दिया है में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है, आप लिख लीजिए ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अब इतना लिख लिया आपको। फिर आपको क्वेश्चन में यही दिया गया है, AB और AC को क्रम से ED पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, मतलब और भी आपको दिया गया है, जो आप ऐसे कह सकते हो, अतः
DE समानांतर है किसके हैं, BC के हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये आप ज्ञात कर सकते हो। और आप ऐसे ये भी दिया गया है कि DE प्रतिच्छेदित कर रही है, आप ऐसे लिख दो DE त्रिभुज ABC को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेद कर रही हैं। आप इतना कॉन्सेप्ट वाइज लिख दिया है, मैं क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा वही आप लिख देना है। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध करना है। आप इतना लिख दीजिएगा, सिद्ध करना है में ध्यान से देखिए, क्या सिद्ध करना है, AD बटे AB बराबर AE बटे AC के। ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट वाइज। अब आपको पहले दिया है लिख दिए, जितना क्वेश्चन में आपको दिया गया था, सिद्ध करना है ये लिख दिए। अब आपको क्या करना है, प्रमाण या आप चाहे उत्पत्ति लिखिए चाहे रचना करके सॉल्व कीजिए, कोई भी मेथड से सॉल्व करिए। सबसे पहले प्रमाण में समझिए। यदि आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन मिले और त्रिभुज के कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप दिया है सिद्ध करना है और प्रमाण में आप क्या लिखेंगे, दिया है सिद्ध करना है, दोनों आप कंटेंट भर दिया, बस आपका काम खत्म। ये टिप्स एंड ट्रिक है आपका, ध्यान दीजिए। क्या लिखना है, प्रमाण में हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई, जो AD है ये AB के बराबर है, या अर्थात आप कह सकते हो जो DE है किसके बराबर है भाई, BC के बराबर है। मतलब ये तो बराबर तो नहीं है बल्कि समानांतर है। अगर समानांतर है आप ऐसे लिख सकते हो, अतः क्या है, DE समानांतर है BC के। ये तो आपको दिया गया है। और ये कौन से त्रिभुज है, ये तीनों रेखाखंड क्या है, समान है, मतलब समांतर त्रिभुज है और इसमें समान रेखाएं हैं। तो आप इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। पहले कौन कौन से, त्रिभुज ABC तथा कितने त्रिभुज हैं, ADE। मतलब आपको त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ABC जो बड़ी वाली त्रिभुज है और एक छोटी वाली त्रिभुज क्या है, ADE है। अब आपको क्या करने हैं, ध्यान से कॉन्सेप्ट वाइज समझिएगा कि आपको कहीं न कहीं दिखाई देते होंगे कि जो भुजाएं हैं, D भुजा है, ये किसके कोण के बराबर है, B के बराबर है। आप ऐसे लिख सकते हो कि कोण B बराबर कोण D के। अतः आप ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोण E के बराबर कोण क्या है, C है। और दोनों में उभयनिष्ठ पद क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ पद है आपकी A है। आप ऐसे लिख सकते हो कोण A के बराबर कोण A है। अतः ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ मतलब क्या है, कॉमन है। अगर कॉमन है तो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप समानुपाती प्रमेय से यूज करिए। आप लिख लीजिए समानुपाती प्रमेय से। अब समानुपाती प्रमेय आपको क्या कहता है कि भाई AD किसके अनुपात के बराबर है, भाई ये जो AD है ये AE के बराबर है और जो BD है इसी के बराबर है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि AD की बटे AB बराबर AE बटे AC। आप इस प्रकार से ऐसे भी आप लिख सकते हो कि AD बराबर AE है और BD बराबर क्या है, EC है। ये क्या है, समानांतर है, समांतर है। ये आपके क्या हो गए, प्रूव दैट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जो D का क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आना तय है, मतलब फिक्स है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको 2:3, 4:5 के रूप में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और निर्देशांक के क्वेश्चन ये आपके क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। IMP बना लो, इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक कॉन्सेप्ट वाइज बनाना है और एग्जाम में लिख के चले आना है। देखिए बिंदुएं A
और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यदि आपको कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब आपको एक बिंदु इधर दिया जाए और दूसरा बिंदु दिया जाए, मतलब आपको a की वैल्यू दिया जाए कितना है, a की वैल्यू -1, 7 है, और जो b की वैल्यू है वहां पर दिए जाए 4, -3। मतलब एग्जाम में इसके अंक बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ये आप ध्यान दिए रहना। और आपको अनुपात दिए गए हैं, मतलब ये एक ऐसे अनुपात में विभाजित किया गया है कि 2:3 के अनुपात में। मतलब यहां पर कोई एक बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, एक निर्देशांक ज्ञात करना है, और वहां पर निर्देशांक कितने हैं, x, y है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाए तो आप ऐसे करना, पहले a वाले निर्देशांक कितने हैं, -1, 7, तथा b वाले निर्देशांक कितने हैं, 4, -3। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें आप निकालिए x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू कितना है, 7 है। ये x1 है, ये y1 है, और x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू कितना है, -3 है, और रेखाखंड के रूप में विभाजित किए गए हैं। मतलब आप कॉन्सेप्ट यहीं पर रख लीजिए कि भाई जो m1 की वैल्यू दिया गया है 2 और m2 की वैल्यू दिया गया है 3। आप एक फार्मूला रखिएगा और उसी फार्मूले से लगा दीजिएगा। ध्यान दीजिए, x बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और y वाला निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको रखना है m1 y1 m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। इसी फॉर्मूले में लगा देना, आपका एक एक करके क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपके एग्जाम में 2:3 के रूप में, 4:5 के रूप में अनुपात वाले क्वेश्चन पूछे जाए, यही फार्मूला यूज करना। आप ध्यान दीजिए, x बराबर, अब ध्यान दीजिए m1 की वैल्यू कितना है, 2 है, गुणे x2 की वैल्यू कितना है, 4 है, फिर धन है, फिर उसके बाद m2 की वैल्यू कितना है, 3 है, और फिर उसके बाद x1 की वैल्यू कितना है, -1 है, बटे कितने हैं, m1 धन m2, मतलब 2 धन 3। अब x बराबर 4 दूनी 8 और प्लस माइनस 3 × 3 बटे कितना आ गया, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/5 और काट देंगे, आएगा 1। मतलब x के निर्देशांक कितने प्राप्त हो गए, 1 प्राप्त हो गए। अब इसी प्रकार से y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। y बराबर m1 की वैल्यू कितना है, 2 है, और y2 की वैल्यू कितना है, -3 है, धन का चिन्ह है, और m2 की वैल्यू 3 है, फिर गुणे, और y1 की वैल्यू कितना है, 7 है। यहां पर रखिए 2 धन 3, y बराबर 3 दूनी 6 -6, फिर प्लस यहां पर 7 × 21 बटे कितने हैं, 5 है। अब इन्हीं को दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 15। 21 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 15, 15/5, 5 × 15, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब इसके निर्देशांक कितने होंगे, पहले x की वैल्यू, फिर उसके बाद y की वैल्यू, 1, 3, ये आपके क्या हुए, निर्देशांक हुए, ये आपके आंसर हुए। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो एग्जाम में आपके 4 नंबर फिक्स वाले कॉन्सेप्ट आएंगे। ध्यान दीजिए, आपको 4 नंबर के इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कोसेक थीटा बराबर 2 है, और 2 की बटे 1 लिख सकते हैं, जिसका कोई नहीं रहता उसका 1। आप एक कॉन्सेप्ट को याद रखे रहना कि लाल बटे कक्का का फॉर्मूला याद रखे रहना, लाल बटे कक्का, वो ये है आपके साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। ये किसका है, कॉस थीटा का है, और ये आपके टैन थीटा के हैं।
साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब आपको कहीं न कहीं ज्ञात होते होंगे कि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे लंब, कर्ड बटे लंब। हम शॉर्टकट लिख रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आप एक त्रिभुज में बनाकर संभव कर सकते हैं। जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या ये त्रिभुज में बनना संभव है? ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपके कर्ड की वैल्यू 2 दिया गया है, मतलब सबसे लंबी भुजाएं कर्ड कहलाती हैं, और इसके बाद लंब की वैल्यू है 1, और ये क्या है? लंब है। फिर उसके बाद आधार की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। आधार की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कर्ड स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ड की वैल्यू है 2, तो 2 का वर्ग, फिर लंब की वैल्यू है 1 का वर्ग धन आधार का वर्ग। 2 दूनी 4, और 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा। आधार स्क्वायर बराबर 3, आधार बराबर कर्डी में 3। ये आपके क्या हो गए? आधार की वैल्यू। आधार कितना ज्ञात हुआ? कर्डी में 3। अब इसी प्रकार से आपसे दिया गया है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे भाई? कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब रख दिए। फिर उसके बाद आधार की वैल्यू कितना है? √3, और लंब की वैल्यू कितना है? 1 है, 1 लिख दिए। फिर उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? ध्यान दीजिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ड, यहां पर लिख दीजिए लंब बटे कर्ड। अच्छा, लंब की वैल्यू कितना है? 1 है, कर्ड और कर्ड की वैल्यू कितना है? 2 है। फिर इसी प्रकार से cos थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। आधार की वैल्यू कितना है? √3/2, कर्ड की वैल्यू कितना है? 2 है। अब आपको क्या करना है? मान ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हो? cot थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, इसे मान रखिए, सेम टू सेम आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर √3/1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया गया? 1/2, और cos थीटा की वैल्यू दिया गया √3/2। 2 कैंसिल, कितना है? √3, 1 + 1/√3। अब इसको आपको क्या करने हैं? गुणा कर देने। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें आप कर दीजिए सीधा सीधा। इसका गुणा इसमें करेंगे 3 धन 1 बटे √3 और 4 बटे कर्डी में 3। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये आपके थे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। इस खंड के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें क्वेश्चन ये निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमें तो नहीं लग रहा है कि अब इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति के कोई क्वेश्चन बच जाएंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन हमें लग रहा है हो गया है। अब इसके बाद लास्ट यही टाइप्स है। इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 7, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? समान, और 2 भुजाएं अगर समान हो तो ए बी के बराबर BC होना चाहिए। जैसे आप कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर हम निर्देशांक बिंदु ए को, ए है इधर 7, -2 है, और बी निर्देशांक है 6, 4 है, और सी निर्देशांक है 7, -2 है, तो आपकी निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज में AB के बराबर BC होना चाहिए। अगर है तो समझ जाइएगा कि भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर नहीं है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। इसके बाद मैं क्वेश्चन को लगा के आपको बताना चाहता हूं। जैसे देखिए इसमें क्या है, पहले AB बिंदु निर्देशांक लीजिए। AB बिंदु निर्देशांक से, बिंदु निर्देशांक से अब AB बिंदु निर्देशांक में सबसे पहले x1 की वैल्यू ज्ञात करिए 5, और y1 की वैल्यू कितना है? -2 है, और x2 की वैल्यू 6, और y2 की वैल्यू है 4। तो आप बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाइएगा और वही आपके कॉन्सेप्ट रखेंगे। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर
धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले से ज्ञात करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप रखिए भाई x2 की वैल्यू कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, धन का चिन्ह, और y2 की वैल्यू कितने 4 और माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस 2 का वर्ग। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे 1 का वर्ग, धन इधर 6 का वर्ग। अब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना है 1 का वर्ग, मतलब 1 ही 6 को 36 बराबर करड़ी में 37। ये आपके अभी पहले निर्देशांक ज्ञात हुए, मतलब AB वाला, AB की बिंदु के निर्देशांक √37 आया है। अब इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो आप, फिर इसके बाद आप BC को ज्ञात करना। कौन सी BC बिंदु निर्देशांक में, बिंदु निर्देशांक में अब BC बिंदु निर्देशांक में ध्यान दीजिएगा। अब आप ज्ञात करिए, पहले x1 की वैल्यू कितना है 6 है और y1 की वैल्यू है 4 है, और x2 की वैल्यू कितना है 7 है, और y2 की वैल्यू कितना है यहाँ पर -2 है। अब बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाइए, BC बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फार्मूला आप याद कर लीजिए, धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही आप लगाइएगा। अब x2 की वैल्यू कितना है 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, धन है y2 की वैल्यू कितना है -2, इधर -4 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद घटाएंगे कितना है 1 का वर्ग, धन -6 का वर्ग, माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर 1 का वर्ग करेंगे 1 6 4 36, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 37 आएगा। अतः किसके बराबर, AB के बराबर BC प्राप्त हो गया। AB की वैल्यू करड़ी में 37 है और BC की वैल्यू भी 37 है, अतः यह क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, हेंस प्रूव्ड इट। ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। इसके बाद दूसरे खंड को सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें क्या दिया गया है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, मतलब दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस y2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल है। आपको यही ज्ञात करने है कि भाई इसके क्या है अनेक हल है। आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको वीडियो में क्लियरिटी नहीं आ रही है तो आप कम से कम 360 नहीं तो आप 480 पर वीडियो की क्वालिटी पर आपको वीडियो वॉच करने हैं। ध्यान दीजिएगा, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 और 9x माइनस 3y बराबर 6 है, इनके अनेक हल हैं। सबसे पहले आप बना लीजिए 3x माइनस वाई बराबर 2, इसे समीकरण 1 बना लीजिए, और इधर है 9x माइनस 3y बराबर 6 है, इसे समीकरण 2 बना लीजिए। यदि हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, तो दोनों का बैलेंस किया जाएगा। अगर पहले में 3 का गुणा कर दें, यदि इसमें 3 का गुणा कर दें तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। देखिए अगर हम ऐसे लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर अगर 3 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं तो आएगा 9x माइनस 3y बराबर 6, इसे समीकरण 3 बना दीजिए। अब आप सॉल्व करिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। अब समीकरण 2 कितने हैं, 9x माइनस 3y बराबर 6 है, और समीकरण 3 कितने हैं, 9x माइनस 3y बराबर 6 के हैं। अब आप ध्यान दीजिए तो यहां पर तो पूरा खत्म हो जा रहा है, नहीं आप ऐसे सॉल्व कर सकते, यहां पर घटाने पर यहां पर जोड़ने पर जब आप सॉल्व करेंगे तो कितने बराबर आएगा, लगभग 6y बराबर 0 के y बराबर 0 बाई 6 के, तो y बराबर कितने वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर। अतः इसका अनेक हल होगा, क्योंकि यहां पर x और y की वैल्यू ज्ञात नहीं हो रही है। अगर x और y की वैल्यू ज्ञात नहीं हो रही है
तो इसके हल क्या होंगे, अनेक होंगे, निम्न होंगे, यही आपके क्या थे, कॉन्सेप्ट थे बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया जो भवन है, भवन की ऊंचाई 10 मीटर है और उसके ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है, तो उसकी ऊंचाई नहीं पता है, इसको मान लेते हैं h। माना ध्वज की लंबाई या ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, तथा भवन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर क्वेश्चन में दिया गया है। आपको दो त्रिभुज दिखाई देते होंगे, एक त्रिभुज है BCD, एक है ACD। पहले आप त्रिभुज कौन सा सॉल्व करेंगे, त्रिभुज BCD में। अब BCD में तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार, और ध्यान दीजिएगा tan थीटा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। पहले 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। लंब की वैल्यू कितना है, 10 है, और आधार की वैल्यू x माने थे, यहाँ पर x है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और 10/x गुणा करेंगे तो ये भाग के रूप में इधर आएगा, गुणे के रूप में x बराबर कितना होगा, 10/3। ये x की वैल्यू ज्ञात हो गया। अगर x की वैल्यू इधर ज्ञात हो गया, मतलब आधार की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 10/3। तो आपको पूछा गया है कि ध्वज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप कौन सी त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, बड़ी वाली त्रिभुज। बड़ी वाली त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ACD में। अब त्रिभुज ACD में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ACD में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, पूरा 45 डिग्री का। ऊंचाई कितनी है, अगर इसकी ऊंचाई h माने हैं, ये 10 है, तो दोनों की ऊंचाई h प्लस कितना हो जाएगा, 10 होगा, या 10 प्लस h होगा। तो tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। लंब की वैल्यू कितना है, h प्लस 10 बटे कितने हैं, आधार x है। इसकी वैल्यू कितना, tan 45 अंश का मान है h प्लस 10 बटे कितने हैं, x है। ये गुणे के रूप में इधर आएगा, भाग के रूप में x बराबर h प्लस 10। अब आपको x की वैल्यू ज्ञात है, x की वैल्यू ज्ञात है कितना, 10/3 बराबर h प्लस 10, प्लस के रूप में इधर आएगा, माइनस के रूप में होगा, मतलब h बराबर 10/3 माइनस 10। अब इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, आपकी h की वैल्यू एग्जैक्ट पता चल जाएगा। मतलब आप अगर सॉल्व करते हैं तो सीधा सीधा गुणा करिए, इधर √3 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 आएगा, और फिर माइनस है, फिर उसके बाद करड़ी में 10 करड़ी में 3। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन 10 अगर बाहर निकालेंगे कितना बचेगा, 1 माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3। इतना आप लिख देंगे, ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फिलहाल कि मैं ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, टाइप से सेम टू सेम है, इसी के जैसा आपके पिछले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बताए थे, और वहां पर संख्याएं थी 9 गुना थी और फिर 2 गुना थी, मतलब पलटी हुई संख्याएं 2 गुना थी। और इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए, यदि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि भाई दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए और दोनों संख्याओं का योग कितना है, 9 है। चाहे संख्या पलटी जाए और चाहे नहीं, जब उसमें 27 जोड़ा जाए तो भी वो संख्याएं क्या रहे, और दोनों का योग 9 रहे। ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए, माना इकाई की अंक, माना इकाई की संख्या x तथा दहाई कितने हैं, y है। अब आप मान ली, अब आपसे कहा गया दोनों संख्याओं का योग, फर्स्ट केस में आपसे दिया गया है, फर्स्ट केस में दिया गया कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग, मतलब 2 संख्याओं का योग
दो संख्याओं का योग 9 है। मतलब अगर हम x प्लस वाई जोड़ेंगे तो आएगा 9 के बराबर। x प्लस वाई ये 9 समीकरण 1 से बना दीजिए। अब आपको कहा गया कि जो संख्याएं हैं, सपोज करिए अगर दहाई की संख्या हम वास्तविक संख्याएं बना लेते हैं, वास्तविक संख्या दहाई हमेशा 10 के बराबर रहेगा और इकाई 1 के बराबर, मतलब 10 वाई धन x के बराबर रहेगा। अगर ये संख्याओं को पलट दिया जाए, मतलब इकाई का अंक दहाई कर दिया जाए और दहाई के अंक इकाई कर दिए जाए, तो पलटी हुई संख्या, मतलब पलटी हुई संख्या कितनी होंगी भाई? अब पलटी हुई संख्या आपकी 10x धन y के बराबर होगा। तो आप केस के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं, केस सेकंड के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, मतलब जो नई संख्या है मूल संख्या से 27 अधिक है। सपोज करिए अगर 10y धन x धन 27 के बराबर है और इधर बराबर 10x धन y के बराबर है, तो आप इन सभी को सॉल्व कर लीजिएगा और इन सभी को सॉल्व करते समय आपका आएगा, ये पूरे प्लस के रूप में, इधर आएंगे माइनस के रूप में रख दो। ये माइनस, या तो आप ये सभी को प्लस के रूप में, उधर जाएगा माइनस के रूप में। आप इस तरीके से लिख लीजिएगा कि 27 बराबर 10x धन y, प्लस के रूप में इधर जाएगा माइनस y, फिर इधर ये प्लस के रूप में इधर जाएगा माइनस के रूप में माइनस x। मतलब कितना आएगा? इनमें से घटाएंगे 9x माइनस 9y और बराबर 27 के। आप ऐसे लिख सकते हैं, इन सभी में कॉमन ले लीजिए। अगर 9 कॉमन लेते हैं, सपोज करिए अगर ऐसे है 9 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर, इसको कैसे लिख सकते? 27 के बराबर, 9 1 9, 9 3 27, x माइनस वाई बराबर 3। इसे समीकरण क्या बना दीजिए? 2 बना दीजिए। यदि ये समीकरण 2 बन गया, तो समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करिए। अब समीकरण 1 व 2 से आप ऐसे विलोपन विधि से सॉल्व करें, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3। अब इन दोनों को आप क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। ये खत्म। 2x बराबर 12 के और x बराबर 12/2, x बराबर कितना है? 6 आया। मतलब इकाई के अंक पता चल गए। इकाई के अंक कितने हैं? 6 हैं। अब दहाई के अंक ज्ञात कर सकते हो, आप लिख दीजिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? ये है x प्लस वाई बराबर 9, x के स्थान पे 6 रखें, 6 धन y बराबर 9 और y बराबर 6 माइनस 9 माइनस 6, y बराबर कितना आया? 3 आया। मतलब संख्या क्या होगी? आपकी संख्या आएगी, संख्या 36 होंगी। ये आपके क्या हुए? आंसर हुए। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है तो एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस पे आप लगाइएगा। ध्यान दीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस में आप पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कोई भी सपोज करिए कि उनमें बहुत सी संख्याएं दी हो, तो आपको क्या करने हैं? सबसे पहले अगर संख्या 36 है तो आप ऐसे जोड़ लीजिएगा दोनों को, 3 धन 6 बराबर 9 आने चाहिए और 36 में 27 जोड़ेंगे तो आएगा 63, तो भी 6 धन 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और वहां पर वो संख्याएं नहीं पूछा जाएगा, मतलब वो संख्याएं 9 के बराबर नहीं, 12 13 14 ऐसे जोड़ने पर आ जाएंगे। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दिए गए चित्र में यदि AB बराबर AC हो तो सिद्ध कीजिए कि BE बराबर EC के है। मतलब आपको याद करना है AB, जो AB रेखा है वो AC के बराबर है और जो BE है, BE कहां पर है भाई? BE EC के बराबर है। आपको याद करने हैं। सबसे पहले अगर इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाए
तो आप एक प्रमेय के माध्यम से सिद्ध कर सकते हो, नहीं तो आप एक कॉन्सेप्ट वाइज सिद्ध करना। सबसे पहले आप लिखोगे दिया, जो जो दिया रहेगा उसी को सॉल्व करना है। क्या क्या दिए गए हैं चित्र में देखिएगा, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है। आप ऐसे लिख सकते हो ABC एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है जिसके अंदर क्या है? एक O केंद्र वाला वृत्त है, एक O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है। अब आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और दिया गया है जो त्रिभुज में AB रेखाखंड किसके बराबर है? AC के बराबर है। अब आपको ये क्वेश्चन में दिया गया था और आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। यदि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपसे इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है में सबसे पहले आप समझिए क्या सिद्ध करने हैं, जो पूछा रहेगा वही सिद्ध करने रहेंगे या ज्ञात करना रहेगा। BE बराबर किसके हैं? इसी के हैं। BE बराबर EC के, ये आपको सिद्ध करना है। आप प्रमाण लिख दीजिए या उत्पत्ति लिखिए। अब उत्पत्ति के बाद आपको दिया है सिद्ध करना है, दोनों कंटेंट भर दीजिए, आपका आंसर एकदम सूटेबल रहेगा। अगर आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 4 में 4 फिक्स है। अगर 3 स्टेप वाइज सॉल्व करते हो, दिया है सिद्ध करना है प्रमाण में। अब प्रमाण में आप ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज के तीनों रेखाखंडों के योग कितने के बराबर रहते हैं? 100। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180 डिग्री के बराबर रहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? देखिए ये जो कोण A है, ये जो कोण B है, ये जो कोण C है, सभी 180 डिग्री के बराबर होंगे। मतलब कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर। और यहां पर एक बिंदु, एक वृत्त बनाया गया है जो इसके मध्य बिंदु पर केंद्रित है E, इसके मध्य बिंदु पर F, इसके मध्य बिंदु पर क्या है? D है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। आखिर ऐसे दिया गया है AD बराबर BD के, और क्या दिए गए हैं? AF बराबर CF के। आप ऐसे लिख सकते हैं AF बराबर CF के। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। BE बराबर CE के। ये सभी क्या है? समांतर है, मतलब समान है, समान अर्थात आप लिख सकते हो अर्थात बराबर है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। अगर यहां पर कोई हम जीवा खींचे, त्रिज्या खींचे, यहां वाली भी एक त्रिज्या खींचे, यहां पर भी त्रिज्या खींचे, तो यहां पर आप कहीं ना कहीं देखते होंगे ये 90 डिग्री की कोण, यहां पर भी 90 डिग्री का और यहां पर भी 90 डिग्री का, मतलब कोण समान है। मतलब कोण D बराबर कोण F बराबर कोण E के, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होगा। आप एक और थ्योरम से लगा सकते हैं, समानुपाती प्रमेय से। समानुपाती प्रमेय से भी ज्ञात है भाई, जो AB अनुपाती क्या है? AD के बराबर है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं AB के बराबर क्या है? AC बराबर है, ये तो बराबर है। और अर्थात आप इसे लिख सकते हैं BD बराबर है किसकी? CF के बराबर है, CF के बराबर है या FE के बराबर है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है, अर्थात इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि BE बराबर EF के, जो BE बराबर है किसके है? EF के बराबर है।
BE बराबर है EC के बराबर है। ये आपके क्या है, आंसर है। बस यही आपको एग्जाम में लगा के आना है और आपका 4 नंबर फिक्स है। इस क्वेश्चन में दिया गया है यदि दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई दो पासे हैं और दोनों पासे को एक साथ फेंका जाता है तो योगफल 7 होने की प्रायिकता। सबसे पहले आप कुल परिणाम को समझिए। अगर दो पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम होंगे 6 गुणे 6 मतलब 36 हो जाएंगे। परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे। अतः 7 योगफल 7 आने की प्रायिकता आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः योगफल 7 आने की संख्या क्या क्या हो सकती है, समझिए संख्या क्या होंगी। सबसे पहले अगर पहले पासे में 1 आता है तो दूसरे में 6 आएगा। अगर पहले में 6 आता है तो दूसरे में 1 आएगा। यदि पहले में 5 आता है तो दूसरे में 2। यदि पहले में 2 आता है तो दूसरे में 5 आएगा। यदि पहले में 4 आता है तो दूसरे में 3 आएगा। यदि पहले में 3 आता है तो दूसरे में 4 आएगा। अभी कितने के, अभी और कोई भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अभी अगर देखिए 3 3 6, बस इसके बाद अब योगफल 7 के बराबर नहीं है। मतलब दोनों पासों को अगर 1 और 6 7 हो जाएंगे, 6 और 1 जोड़ेंगे 7 होंगे, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 होंगे। मतलब सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7 है। मतलब 7 बार आ सकती है, ये 6 बार आ सकती हैं। अतः योगफल 7 आने की संख्या कितनी है, 6 है। तो आप जानते हैं 7 आने की प्रायिकता आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः संख्या 7 आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता जितनी बार संख्याएं आई हो और कुल परिणाम, मतलब जितनी बार संख्या कितनी बार 6 बार आई है और कुल परिणाम कितने 36 है। तो काटेंगे 6 1 6 और 6 4 36। मतलब प्रोबेबिलिटी कितने की आएगी, 7 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 की रहेंगी। ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासे की आने की संख्याओं का योग 7 से छोटी हो। अगर 7 से छोटी संख्याएं दे दिया जाए तो आप एक ही कॉन्सेप्ट बनाए रहना, पूरा परिणाम 36 होगा। आप ध्यान दीजिए, पूरा अगर परिणाम 36 हो जाता है, यदि पूरा परिणाम 36 हो जाता है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी होगी 7 से छोटी आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12 की। ये आप कॉन्सेप्ट में ध्यान दिए रहना। मतलब 7 से छोटी आने की प्रोबेबिलिटी 15 और बटे 26, ये P के बराबर आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए तो आप काट देना इसको, 3 25 15 और 12 क्या 36, P बराबर कितना 5/12 की। यदि आपसे 7 से छोटी होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो आप ये लगाइए, अगर 7 के बराबर है, यदि 7 के बराबर है तो संख्याओं को आप निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी निकालिए तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी आएगी। ये आपके आंसर है। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस PYQ के तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 4 कुर्सियों 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप समझिएगा, आपसे जो पूछा जाए उसको मान लो। माना एक कुर्सी का मूल्य, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है तथा एक मेज का मूल्य y रुपए है। अब केस फर्स्ट में कहा गया है, केस फर्स्ट में यही कहा गया है कि 4 कुर्सी और 7 मेज का मूल्य 360 रुपए है। आप ऐसे ही लिखिए, 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य
का मूल्य 360 रुपए है। अब आप लिख सकते हो 4x धन 7y बराबर 360 के। इसे समीकरण 1 बना दीजिए। फिर इसके बाद अब केस सेकंड में कहा गया है, केस सेकंड में कहा गया है कि 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य, मतलब 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। अब 520 रुपए दिए गए, मतलब 6x धन 10y बराबर 520। इसे समीकरण 2 बनाइए। अब आप ध्यान दीजिए, अगर 2 समीकरण बन गए, चाहे आप विलोपन विधि सॉल्व करिए चाहे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में एकदम कॉन्सेप्ट वाइज सरल आपको प्रोसेस करना है। और सरल प्रोसेस में विलोपन विधि काम आता है। विलोपन विधि मतलब विलुप्त करने वाली विधि। और विलोपन विधि से अगर सॉल्व करते, देखो विलोपन विधि से अगर हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में इतनी तेज कॉन्सेप्ट बैठने चाहिए कि विलोपन विधि में एक समीकरण को संतुलन करना है, फिर उसके बाद आप ये कॉन्सेप्ट वाइज घटा देना चाहे जोड़ देना। अब देखिए, अगर हम समीकरण में 1 में 6 का गुणा कर दे और समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। आप बराबर हो गए तो विलुप्त कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो कि समीकरण 1 में 6 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर अब आपको गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करते समय आप ध्यान दे रहना कैलकुलेशन गलत ना हो, और अगर कैलकुलेशन गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समीकरण 1 में 6 का, अब इसमें 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24x धन 6 सत्ते 42y बराबर, इसमें भी 6 का गुणा करेंगे, 6 जीरो में 0 और 6 चाहक 36 3 और 6 त्रिक 18 18 3 21, इतना आ गया। इसे आप समीकरण 3 बना दीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करिए। इसमें 4 का गुणा करना है समीकरण 2 में। अगर 4 का गुणा करते हैं तो 6 चौक 24x, फिर धन का चिन्ह है, फिर इसमें 4 का गुणा करेंगे 40 आएगा y, फिर बराबर है, फिर इसमें 4 का गुणा करेंगे 0 आएगा, और 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20। ठीक है, ये समीकरण 4 हो गया। और समीकरण 3 व ऐसे लिख दीजिएगा, समीकरण 3 व 4 से, यदि समीकरण 3 व 4 से सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे, घटाने पर यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह माइनस, प्लस का चिन्ह माइनस, ये खत्म करो, कितना आया 2y बराबर, अब इनमें से घटाएंगे 80 आएगा, 2160 में 2080 घटाएंगे तो आएगा 80, और y बराबर 80/2 काट देंगे, आएगा कितना, y बराबर 40। यदि y बराबर 40 प्राप्त हो गया तो x की वैल्यू आराम से ज्ञात कर सकते हो। मतलब मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य पता चल गया 40 रुपए है। यदि एक मेज का मूल्य 40 रुपए है तो एक कुर्सी का ज्ञात कर सकते हो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, चाहे जिसमें आप मान रखिए और एक्यूरेट मान रख दीजिए, आ जाएगा। चले समीकरण 2 में रख के दिखा रहे हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर अब y का अगर मान इसमें रखते हैं तो कितना आएगा, 6x धन 10 गुणे 40 बराबर 520, इसमें मान रख दिए। अब आएगा 6x बराबर 400 बराबर 520, ये प्लस के रूप में उधर जाएगा, किसके रूप में होगा, माइनस के रूप में होगा। 6x बराबर 520 माइनस 400 और 6x बराबर आएगा 120, x बराबर 120/6 काट देंगे, आएगा 6 दूनी 12, x बराबर कितना आएगा 20। ये आपके क्या हुए, आंसर हुए। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया जाता है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए
आप साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर धन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या करने है, सिद्ध करने है। आप LHS लेके चलिए, RHS आपका आएगा। अगर हम LHS से सॉल्व करते हैं, सपोज करिए यही LHS है, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका RHS है, तो LHS को दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपके ऐसे दिए गए हैं तो आप सॉल्व करिए। पहले साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप ध्यान दीजिए वही फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगाइए। इसी प्रकार से इसको भी लिखने हैं, पहले a स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप कहीं न कहीं आप ध्यान से देखिए कि आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इधर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह 2 गुणे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको फार्मूला बताया था, जितने भी मैं फार्मूले यूज कर रहा हूं यहां पर आपको लिख दे रहा हूं। जो कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है 1/sin थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को आराम से लिखिए। देखिए और एक है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर कोसेक थीटा था तो कोसेक को उल्टा 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और ये तो अभी हम आगे लिख दिए। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह सेक स्क्वायर थीटा अभी आप ऐसे रहने दीजिए, प्लस है 2 गुणे कॉस थीटा और गुणे 1/cos थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा का उल्टा 1/cos थीटा। अब आप ध्यान दीजिए ये साइन थीटा खत्म, ये कॉस थीटा खत्म, बचे कितने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पर 1, ये 2 है, फिर धन है, ये भी 2 है, इधर लिख दीजिए, प्लस कितने बचे हुए हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान दीजिए दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5 धन कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 5 1 6 6 1 7 7 धन tan स्क्वायर थीटा धन कॉट स्क्वायर थीटा। ये बताइए आपका प्रूफ दैट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यही सेम टू सेम मान था, आप लिख लीजिए LHS इक्वल टू RHS। ये आपकी प्रूफ दैट आप लिख दीजिएगा कि हेंस प्रूव्ड इट। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पीवाई में। लास्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये चित्र है, एक शंकु है, शंकु के ऊपर अर्धगोला है जहां AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने की ऊंचाई CD बराबर 15.5 सेंटीमीटर। मतलब खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। तो आप तिर्यक ज्ञात कर सकते हो, मतलब ये लंबाई यहां से B से D तक की लंबाई आप ज्ञात कर सकते हो। क्या करोगे 15.5 माइनस 3.5 करोगे तो आएगा कितना 12 सेंटीमीटर।
अभी आपको ज्ञात करनी है तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, L बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर धन r का स्क्वायर। अच्छा, h की वैल्यू कितना है, हाइट कितना है 12 का स्क्वायर धन, अब r की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 12.5 आएगा, मतलब तिर्यक लंबाई प्राप्त हो गया। ये जो तिर्यक है इसकी लंबाई जो L की वैल्यू है 12.5 सेंटीमीटर है। अब L की वैल्यू ज्ञात हो गया तो आप कहीं ना कहीं देखते होंगे, अगर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, एक शंकु है, शंकु के ऊपर अर्धगोला है, मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन देख रहे हो तो पाई आर कॉमन है, कितना r प्लस एल प्लस 2r। अब आप मान रखिए पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू कितना है 3.56। अभी तो आप r की वैल्यू देखो, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r की वैल्यू है 3.5, l की वैल्यू है 12.5। ये आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि L की वैल्यू कितना है 12.5 और धन है 2 गुणे R की वैल्यू है 3.5। तो ध्यान दीजिएगा 7 × 9 7, 7 × 5 35, 0.5 का गुणा 22 में कराएंगे तो आएगा 11। फिर उसके बाद इन दोनों को 12.5 धन इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 आएगा, तो 11 गुणे 19.5। जब इन सभी का कैलकुलेट करोगे तो आएगा लगभग 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्या थे, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल थे। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो में हम लोग हर एक जितने भी आपके एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी की किताब के सभी टाइप्स के क्वेश्चन को मैं आपको बता चुका हूं, और बाकी टाइप सी के क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो पूरा एग्जाम में उसी बेस के आधार पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट PYQ के लिए। और लास्ट दिन लगभग 28 तारीख को आपको पोस्ट किया जाएगा। 28 फरवरी को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें MCQ के हर एक क्वेश्चन अपलोडेड रहेंगे। और कॉन्सेप्ट वाइज एग्जाम में कैसे आ सकता है, फिलहाल कि मैं इतना बताना चाहता हूं आपको साफ साफ क्लियर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कि 100% यही क्वेश्चन आ जाएंगे। 100% शायद अगर ना आए, 70% आएंगे, आपके 50% आ जाएंगे, लेकिन जो 50 और 30% बचा रहेगा ये आपके कॉन्सेप्ट इसी क्लास में रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।